सालों में कितना बदला है देश। देश को आज़ाद हुए आज 77 साल पूरे हो गए। आज भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इन 77 सालों में भारत ने पूरी दुनिया में खूब नाम कमाया। कई उपलब्धियां भारत के नाम दर्ज हुई हैं। विकास के मामले में भी भारत काफ़ी आगे बढ़ चला है। आज दुनिया में सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत की है। आज़ादी के साथ अंग्रेज हमारा बंटवारा भी कर गए। इसके बाद कई युद्ध, आतंकी हमले, सूखा, आपातकाल से लेकर कोरोना महामारी तक कई तरह की कठिनाइयां या विपत्तियां देश के सामने आई, लेकिन आज भी भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब देश की जीडीपी 2.7 लाख करोड़ रुपए की थी और ये दुनिया की जीडीपी के 3% से भी कम है। वहीं आज 2024 में देश की जीडीपी लगभग 269.5 लाख करोड़ रुपए हो गई है। भारत की साक्षरता दर 1947 में लगभग 12% थी। आज ये 74% पर पहुंच गई। ऐसे ही कई सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमने सर्वे किया, जिसमें हमने 77 साल के भारत से जुड़े सवाल भी पूछे। पहला सवाल जो सर्वे में हमने पूछा, वो पहला सवाल था कि आज़ादी के 77 सालों में सबसे सशक्त प्रधानमंत्री के तौर पर आपकी पसंद कौन है? 14% लोगों ने कहा जवाहरलाल नेहरू, 12% लोगों ने कहा इंदिरा गांधी, 21% लोगों ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी और 50% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में से कौन आपका रोल मॉडल है? 26% लोगों ने कहा महात्मा गांधी, 6% लोगों ने कहा जवाहरलाल नेहरू, 28% लोगों ने कहा सुभाष चंद्र बोस, 35% लोगों ने कहा भगत सिंह और 4% लोग वीर सावरकर का नाम ले रहे थे और मात्र 1% लोग थे जो इनमें से किसी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, आज़ादी के 77 सालों में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती आप किसे मानते हैं? सवाल गौर से सुनिए। सवाल जो हमने तीसरा पूछा कि आज़ादी के 77 सालों में भारत के लिए आप सबसे बड़ी चुनौती किसे मानते हैं? 55% लोगों ने कहा आतंकवाद को मानते हैं, 7% लोग नक्सलवाद की बात कर रहे थे और 4% लोग उग्रवाद की बात कर रहे थे, 10% लोग अंडरवर्ल्ड और माफियाओं की बात कर रहे थे, 19% लोग चीन और पाकिस्तान भारत के लिए किस तरह की से साजिश रच रहे हैं उसकी बात कर रहे थे और 5% लोगों के जहन में कुछ और होगा, इसलिए उन्होंने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। असल में ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी थे क्योंकि हम 77 साल पूरे कर चुके हैं आज़ादी के, 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वो कौन सी चुनौतियाँ, वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन से विपत्तियाँ हैं, वो कौन सी अच्छी बातें हैं जिसे लेकर हम चर्चा करें, समझने की कोशिश करें, और वो ऐसे कौन से नैरेटिव हैं जो देश को कमज़ोर कर रहे हैं, वो कैसे कौन से अपवाद हैं उन पर भी चर्चा करें, वो ऐसे कौन से चेहरे हैं जिन्हें लेकर हम हमेशा आज़ादी से लेकर अभी तक आगे बढ़ रहे हैं उन पर भी चर्चा करें, और लाल किले की प्राचीर से आज़ादी के बाद से वो कौन कौन से बयान हैं, वो कौन कौन से हुंकार हैं, उन्हें भी लेकर चर्चा करें। तभी सही मानों में स्वतंत्रता दिवस पर मंथन हो सकेगा, चिंतन हो सकेगा और कुछ निचोड़ निकल कर आ पाएगा, क्योंकि पूरा देश इस बात को लेकर एकजुट है कि हमें करना है, आगे बढ़ना है, विपत्तियों से लड़ना है, चुनौतियों का सामना करना है। और तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे देश हैं जो भारत की इस प्रगति को, भारत की इस बढ़ती अर्थव्यवस्था को, भारत के मजबूत होते को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर देखना नहीं चाहता है। सर्वे का चौथा सवाल हमने पूछा। सर्वे का चौथा सवाल था कि भारत के तेज गति से विकास में आप इनमें से किसे सबसे बड़ा अड़ंगा मानते हैं?
51% लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, 10% लोग भाई भतीजे की बात कर रहे थे, 21% लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे और 15% लोग मुफ्त में यानी कि फ्रीवीज की जो घोषणाएं सरकार कर रही उसकी बात कर रहे थे और 3% लोग इनमें से किसी विकल्प को नहीं चुनना चाह रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ सकता है, तेज गति से आगे बढ़ सकता है, लेकिन कौन से मुद्दे हैं? भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और इसके साथ साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स और मुफ्त की योजनाएं। कैसे? आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी सरकार जो भ्रष्टाचार, आप चले जाइए, हर सरकार अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में, चुनावी भाषणों में, सरकार बनने के पहले, सरकार बनने के बाद हमेशा भ्रष्टाचार के खात्मे की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। लेकिन आप चले जाइए, आप पटवारी से लेकर तहसीलदार से लेकर कलेक्ट्रेट तक, यानी कि जहां पर आपके डीएम जिलाधीश होते हैं, उनके कार्यालय में चले जाइए, बिना पैसे के काम हो जाए। मैं आपको गारंटी देता हूं, किसी भी राज्य में चले जाइए, कोई राज्य इस भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। आप रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाइए, जहां रजिस्ट्री होती है, आप किसी खसरे निकलवाने के लिए चले जाइए, आप स्कूल में एडमिशन के लिए चले जाइए, आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि आपका नगर निगम अर्बन बॉडीज होती हैं वहां चले जाइए। बिना पैसे लिए काम नहीं होता, आज भी नहीं होता। आज़ादी के 77 साल में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन बिना पैसे लिए दिए काम नहीं होता। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ, बड़े दावे के साथ इस बात का जिक्र कर रहा हूं, कोई राज्य इससे अछूता नहीं है। इसलिए 51% लोगों ने अपनी राय दी है कि भ्रष्टाचार, हर व्यक्ति का किसी न किसी से पाला पड़ा है भ्रष्टाचार को लेकर। दूसरा एक और महत्वपूर्ण विषय, फ्रीबीज की घोषणा। फ्रीबीज की घोषणाएं, मुफ्त की घोषणाएं, बिजली फ्री ले लो, पानी फ्री ले लो, माफी चाहूंगा लेकिन लाडली बहनाओं को पैसा देने के अकाउंट में, भाई अकाउंट में कैसा देने की जरूरत है? आप उनको सुख दो, सुविधाएं दो, आप उनको बिजली दो, उनको पढ़ने के लिए आप किताबें दो, उनका मुफ्त में एडमिशन कराओ, जो कि आप कराते ही हो। लेकिन फ्रीबीज की घोषणा चल रही है और सबसे बड़े संकट की बात है कि कोई राज्य, छोटा राज्य 1.5 लाख करोड़, बड़ा राज्य 4 लाख करोड़, पौने 4 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं। अपने कर्मचारियों को, अपने लोगों को तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। हर बार तनख्वाह देने के लिए और इस तरह की फ्रीबीज की घोषणाओं को पूरा करने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य में चले जाइए, दक्षिण के राज्यों में चले जाइए, आपको कर्जा लेना पड़ता है, आपको कर्जा लेना पड़ता है, तब आप लोगों की तनख्वाह देते हो। लेकिन फिर भी फ्रीबीज की घोषणा देंगे, क्योंकि इन्हीं घोषणाओं के कारण तो हम सत्ता में पहुंचे। सत्ता में आना उद्देश्य है। प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर तो नहीं पड़ रही, देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर तो नहीं पड़ रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सत्ता में आना और सत्ता में आने के लिए कुछ भी बांटूंगा, कुछ भी मुफ्त दूंगा। विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्रुव कटोच साहब, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन, अरविंद मोहन साहब जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, सबसे पहला सवाल, कुछ 3-4 सवाल हमने लोगों से पूछे हैं, उनमें बड़ा सवाल ये भी है कि भारत जो तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है उसमें अवरोधक क्या है, अड़ंगा क्या है? तो 51% लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 15% लोग फ्रीबीज की घोषणाओं की बात कर रहे हैं, 10% लोग भाई भतीजे की बात कर रहे हैं और 21% लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये सर्वे काफी हद तक मुझे लगता है सही इस पे है, पे लोगों ने हाथ रखा है। करप्शन ही मुल्क का काफी बड़ा मसला है और करप्शन इस लेवल पे आ गया है कि छोटे छोटे काम भी बगैर पैसे के नहीं होते और बड़े कामों में क्या सौदेबाजी हो रही है इसका अंदाजा हम आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो इतने पर्दे में रहने लगा है। करप्शन पहले भी बहुत आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं था, लेकिन बोफोर्स के बाद से, बोफोर्स का आप देखिए इतने वर्ष के बाद भी बोफोर्स के बेनिफिशियरीज का ठीक ठीक पता नहीं चला। लोग उसको बचा रहे हैं, उस बचाने की पॉलिटिकल कीमत दी कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी, बाकी सब ने, लेकिन असल में किसको फायदा हुआ, वो कितना पैसा गया, किसको गया, इसको पता नहीं।
उसके बाद से तो और भी ज्यादा मामले पर्देदारी में शुरू हो गए हैं। किस कंपनी का इन्वेस्टमेंट कहाँ है, कोई पैसा सीधा लिया दिया नहीं जाता, कम से कम 4-5 ठिकाने, इनके बीच किस तरह से बंटवारा होता है, मेन बेनिफिशियरी कौन, फिर किस काम के बदले कितना बेनिफिट दिया गया, इस सब का कोई हिसाब नहीं है। तो छोटे बाबू से लेके जहाँ भी आप सिपाही और से लेके और हाईएस्ट लेवल तक में, और करप्शन की लड़ाई जब भी मुल्क को लड़नी होगी तो वो नीचे से नहीं होगी, वो लड़ाई ऊपर से ही लड़नी होगी। क्योंकि जिस तरह से सीढ़ियों की सफाई होती है कि नीचे की सीढ़ी साफ कर दीजिए, ऊपर की गंदगी फिर वापस उस पे आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसलिए सफाई जब भी होगी तो ऊपर से ही सफाई शुरू करनी पड़ेगी, तभी जाके साफ लेकिन होगी। करें क्या अरविंद जी, और आजादी के जो बाद से तमाम मंचों से राजनेता या सरकार में बैठे लोग भ्रष्टाचार खत्म करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 77 साल हो चुके हैं, 78वां लग गया है, लेकिन अभी तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। कई कई सरकारें चली गई, कई बड़े लोग जेल में चले गए, आपने बोफोर्स का भी जिक्र किया, लेकिन आप इस देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, पटवारी बिना पैसा लिए आपको खसरा काम नहीं करेगा, नामांकन आपका नहीं होने देगा। आप नगर निगम में चले जाइए, बिना पैसे लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप अथॉरिटी में चले जाइए जहां पर रजिस्ट्री होती है, आप बिना पैसे दिए अपने काम करा ही नहीं सकते। अब आप किसानों के मुद्दे पर आ जाइए, किसान सबसे संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन आज भी इस देश में नकली यूरिया कैसे बढ़ता है भाई किसानों का? किसानों के पास नकली यूरिया कैसे पहुंच जाता है, जबकि वो तो सरकारी सिस्टम से बनता है। नकली यूरिया बट रहा है, कुछ लोगों को मिलता नहीं। आज भी इस देश में आप देखिए, यूरिया की जरूरत पड़ती है तो किसान लाइन लगाए हुए हैं दुकानों के सामने, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सामने, लेकिन उनको यूरिया नहीं मिल पाता। लेकिन यूरिया हो रहा है। सब्सिडी की बात आप कर लीजिए, कंट्रोल की दुकान में चले जाइए, स्कूल के एडमिशन के लिए चले जाइए, भ्रष्टाचार लगातार हर जगह आपको मिल जाएगा। लेकिन हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे, राजनीतिक मंच से भी करेंगे, सरकारी मंच से भी करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। वो उसमें तारीख पता नहीं चलती है, मगर पता चलिए वो तो नेक बन गया है, वो करप्शन नहीं है उस लेवल पे जी। नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सफाई हाईएस्ट लेवल पे ही होगी। और बोफोर्स के बाद एक और बदलाव ये हुआ है कि चोर को पकड़ने से ज्यादा लाभ चोर को न पकड़ने में। आप बार बार ये धमकी देते रहिए, दिखाते रहिए और उसका पॉलिटिकल लाभ लीजिए, क्योंकि करप्शन का केस अगर पकड़ में आया तो एक आदमी पकड़ में आएगा और फिर उससे कुछ रिकवरी हो सकती है, इतनी हो पॉलिटिकल पावर उससे आपको मिल जाएगा, इसका भरोसा नहीं। लेकिन आप पकड़ने का खेल कहते रहिए, बोलिए अकाउंट मेरी जेब में पड़ा है और मैं आऊँगा तो 3 दिन में आ जाएगा, और वो का डब्बा लेके एक सज्जन पहुँच गए सीबीआई की चीज को, ये सब नाटक करते रहिए, कराते रहिए, तो वो पॉलिटिकली ज्यादा फायदेमंद हो गया। तो करप्ट को पकड़ना, जैसे मोदी सरकार का ही मैं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार करप्शन के खिलाफ लड़ती लग रही, लेकिन जिन पॉइंट्स पे करप्शन की बात 14 के पहले थी वो 24 में नहीं है। जिन नामों की चर्चा हम देखते थे उस समय, जो बड़े बड़े घोटालों की चर्चा, उसमें से एक भी आदमी को सजा नहीं हुई, कई भाग गए देश से, नए मामले आ रहे हैं और निश्चित रूप से वो सब करप्शन के केसेस हैं, मैं उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन वो कहां चले गए जो तब के करप्ट थे? ये बड़ा सवाल है कि देश के बाहर भ्रष्टाचारी गए, वो अब तक क्यों नहीं आ पाए, इसे लेकर कई लोग चर्चा करते हैं। सर्वे के कुछ और सवाल भी पूछे, हम 5वां सवाल ले लेते हैं कि भारत, आजाद भारत की तरक्की में किस महाशक्ति ने भारत का सबसे ज्यादा साथ दिया? 24% लोगों ने कहा अमेरिका, 59% लोगों ने कहा रूस, 1% लोग चीन की बात कर रहे थे, 5% लोग जापान की बात कर रहे थे, 2% लोग ब्रिटेन की बात कर रहे थे और 9% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। एक और सवाल जो सर्वे में हमने पूछा, आज़ाद भारत में ट्रांसपोर्टेशन में रफ्तार के लिहाज से बड़ा कदम क्या मानते हैं? 54% लोगों ने कहा एक्सप्रेस हाईवे, 13% लोगों ने कहा हाई स्पीड ट्रेन, 18% लोगों ने कहा मेट्रो नेटवर्क, 11% लोग एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, एयरपोर्ट नेटवर्क की बात कर रहे थे और 9% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। कचोट साहब हमारे साथ बने हुए हैं। कटोच साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन सवालों को लेकर आपकी राय क्या है? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले जो दूसरा सवाल मैं पहले लेता हूँ, मेरे अपने विचार से सबसे ज्यादा महत्व जो डेवलपमेंट का रास्ता था जो भारत में हुआ है वो हाईवेज में हुआ है जी। क्योंकि हाईवे से क्या होता है कि कनेक्टिविटी एक बार जब बन जाती है और पूरा भारत अभी कनेक्ट हो रहा है,
तो उससे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको बहुत फायदा होता है, और जो बड़ी बिजनेसेस हैं उनकी भी कनेक्टिविटी पूरी तरह से हो जाती है, और उसके एक बार ये इनेबल हो जाता है तो बाकी प्रोग्रेस करना उतना उसमें उतनी वसूलियत हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ा कदम रखा गया है भारत को जोड़ने का एक्सप्रेस हाईवेज के थ्रू, उत्तर से पूर्व तक, पश्चिम उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम चारों चारों दिशाओं में ये जो तरक्की की गई है, ये मैं समझता हूं सबसे जरूरी है। जहां तक रही विदेशी ताकतों की बात, नहीं, इससे मैं जो भी आपके लोगों ने बताया मैं उनसे किसी से भी सहमत नहीं हूं। भारत की तरक्की जो हुई है वो विदेशी ताकतों से नहीं हुई है, वो भारत की ताकत से ही हुई है। ना तो रूस ने मदद की है, ना तो अमेरिका ने, ना तो ब्रिटेन ने, चीन की तो बात ही छोड़िए। ये जितने भी विदेशी देश हैं उनकी एक ही इच्छा है कि भारत को किस प्रकार से नीचा रख दिया जाए। वो नहीं चाहते हैं कि भारत उनका मुकाबला करे, हाँ थोड़ा बहुत उठ जाए लेकिन उससे ऊपर नहीं। वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहेंगे कि भारत उनका मुकाबला करे। तो ये जो भारत की स्थिति है, अभी हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ चल रहे हैं, और 2-3 साल में वहां वो दर्जा हमको मिल जाएगा। ये हमारी खुद की ये जो हमारे जो भारत की जनता है, भारत के भारत के लोग उद्योगपति हैं, हैं, भारत की नीतियां हैं, भारत के तमाम तरह के प्रयास हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार है। सर्वे का एक और 7वां सवाल हमने लोगों से पूछा कि आजादी के 77 सालों में सरकार का सबसे बड़ा कदम आप क्या मानते हैं? 34% लोगों ने कहा आर्टिकल 370 मुक्त कश्मीर, 18% लोगों ने कहा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, 28% लोग परमाणु परीक्षण की बात कर रहे थे और 15% लोग सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, अंतिम सवाल, आजाद भारत की प्रगति में सबसे बड़ा कदम आप क्या मानते हैं? 36% लोगों ने कहा कि हरित क्रांति थी साहब, 3% लोग श्वेत क्रांति की बात कर रहे थे और 47% लोग शिक्षा क्रांति की बात कर रहे थे और 11% लोग बांधों के निर्माण की बात कर रहे थे। 3% इस पर कुछ भी कहने नहीं चाहते थे। अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, क्या हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, बांधों का निर्माण या शिक्षा क्रांति? देखिए, अब ये तो अपनी पसंद का भी मामला है, कि मुझे लगता है देश को जो सबसे ज्यादा ताकत मिली है तो वो हरित क्रांति से मिली। जब अनाज के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं, एक्सपोर्ट करने की हालत में आए हैं, तो अब कई दफे ये होता है कि फला फसल कम हो गई, खराब हो गई, मरी गई, तो हम मजे से इंपोर्ट कर लेते हैं, कई चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। उसके प्राइसिंग का भी फरेब है बहुत कि हमारा माल बाहर बिकने में दिक्कत होती है। इसके बावजूद अगर अनाज भरपूर होने लगा है मुल्क में, और हम कोरोना जैसे आफत के समय भी अपने 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त दे के और उनका लाइफ आसान से चला सकते हैं, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बड़ी ताकत हमको और किसी चीज़ से नहीं। बाकी चीज़ों का लाभ हुआ है, ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों का लाभ, लेकिन इसका लाभ सबसे ज़्यादा है 60 के दशक तक, बल्कि 70 के शुरू तक मैं कहूँगा, जब हम लोगों के तब तक की जो हालत हमने देखी है, राशन की दुकानों में विदेशी गेहूँ बिकते हुए और बाकी चीज़ों के लिए भी घरों में इस किस्म से बचत लोग करते थे, तो वो, और या गाँव में लोग, मैं तो गाँव का हूँ तो मुझे ये मालूम है कि किस तरह से गाँव में लोग खाना मांगने रात में, अभी 10 बजे रात में, जो जूठा बचा हो वो दे दीजिए, जो खाना बच गया हो वो दे दीजिए, कल सुबह पहुँच जाएंगे कई लोग कि रात का कुछ बचा हो। अब आज के तारीख में मैं उसी गांव जाता हूं तो मैं ये देख के अंदर से बहुत संतोष लगता है कि किसी को इस तरह से मांग के खाने के कोई होगा, आसपास से लेता होगा, जी। देता होगा, वो अलग रिश्ता है। लेकिन अब इस तरह से कि गांव का एक हिस्सा, एक शाम चूल्हा न जले, ये स्थिति धीरे धीरे खत्म, और इसमें 70 के 60 के बाद की सारी सरकारों ने योगदान, बल्कि पहली पंचवर्षीय योजना से ही इस पे काम शुरू हुआ है। लेकिन असल में जो हरित क्रांति बोलते हैं उसके बाद से ये चीजें बदली हैं, और इसका इलाका भी धीरे धीरे बदलते बदलते मुझे लगता है कि अब सारे मुल्क में जी। पहुंच हो गई, और हर इलाके में क्या बढ़िया उपज सकता है, क्या ये बात किसान तो को सच है ज्यादा कि लाभ। वाकई एग्रीकल्चर में, कृषि में भारत ने एक अभूतपूर्व काम किया है। ध्रुव जी हमारे साथ मौजूद हैं। ध्रुव जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो एग्रीकल्चर में तो खैर बहुत रिफॉर्म्स हुए हैं और जी। वहां पर एक तरफ से ये आत्मनिर्भर भारत हो चुका है। लेकिन मैं समझता हूँ जिस प्रकार से शिक्षा बढ़ी है और जो डेटा हमारे पास है
कई स्टेट्स में 70 to 80% तक लिटरेसी रेट आ गई है। एक बार जब देश जो है वो लिटरेट बन जाता है, कोई छोटा स्टेट, कोई गांव, कोई शहर, एक बार लिटरेसी पहुंच जाती है तो बाकी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। बगैर लिटरेसी से वो रास्ते बंद ही रहते हैं। तो मैं समझता हूं जो जिस प्रकार से एजुकेशन का सेक्टर बढ़ा है, 1947 में क्या हालत थी, उसके बाद 70s में क्या हालत थी, जी। 2000 में क्या हालत थी और आज क्या हालत है, ये लगातार इंप्रूवमेंट चला आ रहा है। और इस क्षेत्र में जो तरक्की की है भारत ने, और आगे भी मुझे पूरा यकीन है तरक्की करते जाएगा, जी। यही एक रास्ता है जिससे भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा। जी। और हम अपनी अपनी ताकत और बलबूते पे चलेंगे। तो ये एक जो सबसे महत्व तो सभी चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो की है, जो चाबी है इसकी, वो है एजुकेशन सेक्टर। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि शिक्षा जो है इसकी की है, और अगर शिक्षा होगी तो शायद बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम ध्रुव जी का, शुक्रिया हम करेंगे अरविंद जी का, जो इस पूरे मामले में हमारे साथ पूरी परिचर्चा में हमारे साथ बने हुए थे कि 77 सालों में आखिर देश कितना बड़ा है, और बड़ा है तो उसके